किए थे उनके दो तत्व थे। ये कहते ना आपने आर्थिक सुधार लागू किए थे, उसके दो तत्व थे। अब उसमें से पहला तत्व लिखो आप, प्रथम लिखो। प्रथम तत्व था स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी स्थायित्वकारी उपाय, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्थिक स्थिरीकरण। आर्थिक 1991 में जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे उसके दो तत्व थे। प्रथम तत्व आपने लिख लिया स्थायित्वकारी उपाय या आर्थिक स्थिरीकरण, और दूसरा उपाय आप लिखो, वो आप लिखो संरचनात्मक या ढांचागत सुधार। संरचनात्मक अथवा, या चाहे ओब्लिक लगा लो तुम, संरचनात्मक अथवा ढांचागत सुधार। एक क्वेश्चन बताओ आप, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे उन आर्थिक सुधारों का क्या उद्देश्य था? स्पर्धापूर्ण व्यवसायिक वातावरण की रचना करना। दूसरा क्या था? फर्मों के मार्केट में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में जो बाधाएं या जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करना। अब ये जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, इन आर्थिक सुधारों के दो तत्व थे। देखो उद्देश्य था, एक तो दो उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, उन आर्थिक सुधारों के दो तत्व थे, मतलब दो टाइप के सुधार थे। उनमें एक तो कौन से थे? स्थायित्वकारी उपाय थे या आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय थे। स्थायित्वकारी इसका मतलब है, देखो एक तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, तो इसका मतलब स्थायित्व नहीं रहा ना। अपने बढ़ती मुद्रास्फीति बढ़ी थी, इसका मतलब स्थायित्व नहीं रहा। एक भुगतान शेष में भी उतार चढ़ाव आता है। क्लियर है भाई? विनिमय दरों में आता है नहीं उतार विनिमय दरें कम ज्यादा होती है, जैसे $1 बराबर है आपके 70 रुपया, तो उसमें अप डाउन आता है कि नहीं आता? तो उनमें अपने को क्या लाना है? स्थायित्व लाना है। और दूसरा आपका संरचनात्मक या ढांचागत सुधार। इसका मतलब अपने को अर्थव्यवस्था की जो ढांचा है या अपनी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, अपनी अर्थव्यवस्था की जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, तो सारे क्षेत्रों में अपने को ऐसे इस तरह टाइप के सुधार करने पड़ेंगे जिससे देश में प्रोडक्शन है बढ़े। इस टाइप के सुधार करने पड़ेंगे अपने को। लिखो इसके अंदर आप नीचे लिखो एरो का निशान लगा करके, स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ रही कुछ त्रुटियों को दूर करना। भुगतान संतुलन में आ रही कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है। तो आपको मैंने लिखा दिया कि भाई जो स्थायित्वकारी उपाय है या आर्थिक स्थिरीकरण है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो ये अल्पकालीन उपाय है। क्या करेंगे इसमें? अपने
पढ़ो इसमें। भुगतान संतुलन के अंदर जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करना है और मुद्रास्फीति को क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण में करना है। आगे लिखो, अर्थात इन उपायों का संबंध, अर्थात इन उपायों का संबंध मांग प्रबंधन से है, मांग प्रबंधन से है। इनका संबंध किससे है, मांग प्रबंधन से है। देखो इसमें यह बता रहा है कि एक तो भुगतान संतुलन बीओपी में दिक्कत है, बीओपी में दिक्कत है। इस बीओपी में दिक्कत क्यों है भाई, क्योंकि अपने के आयात तो हैं ज्यादा और निर्यात हैं कम। आयात ज्यादा है, इसका मतलब अपने देश के लोगों की डिमांड ज्यादा है, यहां से पूर्ति हो ही नहीं रही, इसलिए अपने को विदेशों से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। दूसरी बात है, कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। मुद्रास्फीति भी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देश की समग्र मांग समग्र पूर्ति से क्या है, ज्यादा है। मुद्रास्फीति में अपने पढ़ा था ना कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। पढ़ी थी, अब मेरे हिसाब से याद आ रही होगी आपके। तो इसका मतलब इससे उपायों का संबंध है वो किससे है, मांग प्रबंधन से है। अगर अपन मांग का मैनेजमेंट सही कर लेंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, स्थायित्व की स्थिति आ जाएगी। अपने को ज्यादा आयात नहीं करने पड़ेंगे और अपने देश में जो कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वो मुद्रास्फीति रुक जाएगी। फिर लिखो दूसरा, सरल शब्दों में, सरल शब्दों में इसका अर्थ है, सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने। सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती कीमतों पर, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने से है, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने से है। देखो पहला उपाय क्या था आपका, इसमें था स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय में अल्पकालीन उपाय आते हैं, मतलब अल्पकालीन उपाय मतलब अगर आप विदेशी मुद्राओं का पर्याप्त भंडार रखोगे, मुद्रास्फीति के ऊपर आप कंट्रोल रखोगे तो इसका मतलब आर्थिक स्थायित्व की स्थिति आपके आ जाएगी, ये समस्या का निदान आपके हो जाएगा। फिर लिखो आगे, संरचनात्मक, संरचनात्मक अथवा ढांचागत, संरचनात्मक अथवा ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष, अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष की समस्याओं, पूर्ति पक्ष की समस्याओं के समाधान से है। मतलब इनका संबंध किससे है भाई, पूर्ति पक्ष से, और जबकि इसका संबंध किससे था, मांग पक्ष से था। फिर लिखो आगे, संरचनात्मक सुधार, संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालीन उपाय हैं, संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालीन उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना
तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को दूर करें अर्थव्यवस्था की स्पर्धा क्षमता अर्थव्यवस्था की स्पर्धा मतलब प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा हूं मैं स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है स्पर्धा क्षमता को संवर्धित का मतलब बढ़ाना संवर्धित करना है देख लिया आपने दोबारा सुन लो अपने पढ़ा कि भाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो आर्थिक सुधार लागू किए हैं तो उन आर्थिक सुधारों के दो तत्व हैं दो चीजें की हैं मतलब सुधारों में क्या किया है दो टाइप के सुधार किए हैं मान लो दो टाइप के सुधार किए हैं एक सुधार तो कौन सा है स्थायित्वकारी सुधार है या स्थायित्वकारी उपाय है दूसरा सुधार कौन सा है संरचनात्मक या ढांचागत सुधार है स्थायित्वकारी उपाय में तो गवर्नमेंट ने इस तरह के उपाय करे हैं कि भुगतान संतुलन की जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा और मुद्रास्फीति का क्या होगा निदान होगा भुगतान संतुलन की समस्या का निदान होगा तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा अपने पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्राओं का भंडार रखना पड़ेगा दूसरा बढ़ती मुद्रास्फीति को अपन क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे तो ये उपाय तो किसमें आ जाएंगे स्थायित्वकारी उपाय इसमें मैंने लिखा है तो स्थायित्वकारी उपायों का संबंध अल्पकाल से है क्लियर तक है स्थायित्वकारी उपायों का संबंध किससे है अल्पकाल से है और इसका संबंध मांग पक्ष से है मतलब अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष को सुधारना पड़ेगा अपने को और मांग पक्ष को सुधार करके अपन क्या कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरीकरण या स्थिरता की स्थिति ला सकते हैं कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं भुगतान शेष की समस्या को अपन नियंत्रित कर सकते हैं दूसरा आपने पढ़ा कि भाई संरचनात्मक या ढांचागत सुधार है इसका मतलब अर्थव्यवस्था का ढांचा सुधारना पड़ेगा उत्पादन की कंडीशन आपको सुधारनी पड़ेगी उत्पादन की कंडीशन कैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो कृषि क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे सर्विस सेक्टर हो सारे सेक्टरों में अपने को क्या करने पड़ेंगे सुधार करने पड़ेंगे उन सेक्टरों की कमियों को दूर करना पड़ेगा इसका मतलब उनको अपन दूर करेंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका संबंध किससे हो गया पूर्ति पक्ष से हो गया और आपको पता है कि संरचनात्मक सुधार ऐसे नहीं होता उसमें टाइम लगता है आप सड़कें बनाते हो आप सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करते हो आप बिजली परियोजनाओं का निर्माण करते हो तो एक दिन में थोड़ी हो जाती है एक साल में थोड़ी हो जाती है उसमें क्या लगता है टाइम लगता है तो ये क्या है दीर्घकालीन उपाय है जबकि ऊपर वाले कौन से हैं अल्पकालीन उपाय तो इसका मतलब 1991 में सरकार ने अल्पकालीन उपायों को भी लागू किया है और दीर्घकालीन उपायों को भी लागू किया है लिखो आगे इस दृष्टि से क्या हो गया बंद हो गया कि सारा चल रहा है ये तो है हाँ इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ किए हैं इनके 3 उपवर्ग हैं अनेक नीतियां प्रारंभ की हैं इनके 3 उपवर्ग हैं देखो गवर्नमेंट ने आर्थिक स्थिरीकरण के लिए या स्थायित्वकारी उपायों के लिए अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे के लिए बहुत सारी पॉलिसियां चालू की हैं बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं पॉलिसियां नीतियां बनाई बहुत सारी नीतियां अब उन जितनी नीतियां बनाई हैं उन नीतियों को अपन 3 उपवर्गों में बांट लेते हैं 3 उपवर्गों में बांट लिया इसका मतलब कुछ नीतियों को तो अपन उदारीकरण का नाम दे दिया कुछ नीतियों को अपने वैश्वीकरण का नाम दे दिया और कुछ नीतियों को अपने क्या नाम दे दिया निजीकरण का नाम दे दिया इसका मतलब गवर्नमेंट ने मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए
अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष की असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे के सुधार के लिए जो पॉलिसियां शुरू की हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उन बहुत सारी नीतियां बनाई है, उन नीतियों को अपन 3 उपवर्गों में रख लेंगे और उन उपवर्गों में रखेंगे। उनका नाम लिखो आप, क्या लिखा है मैंने आप लास्ट में? 3 उपवर्ग हैं। उदारीकरण, डेस लगाओ, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लिख लिया क्या सबने? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, एकदम शॉर्ट में बताना है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है भाई? तो आप ये कहो साहब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की नीतियां हैं। गवर्नमेंट की नीतियां हैं जिनको अपने अलग अलग वर्गों में बांट लिया। कुछ नीतियों को नाम दे दिया अपने उदारीकरण, कुछ का नाम दे दिया वैश्वीकरण, कुछ का नाम दे दिया अपने निजीकरण। तो आप कहोगे गवर्नमेंट ने ये उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां क्यों लागू की? तो आप ये कहो साहब अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, समझ गए, और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार या ढांचागत सुधार करने के लिए नीतियां लागू की। क्यों? क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था में 3 आर्थिक संकट पड़े थे अपने, और उन आर्थिक संकटों में सुधार करना है। और सुधार करने के लिए कोई एक, भाई आपको जैसे एग्जाम पास करनी है तो आपको कई चीजें करनी पड़ेंगी, तो ये सुधार करने हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी अलग अलग नीतियां लागू की हैं और उन नीतियों को अपने अलग अलग कैटेगरियों में बांट लिया है। तो अब आप सबसे पहले लिखो साहब उदारीकरण। अब अपना टॉपिक शुरू हो गया है, उदारीकरण। अब देखो, दिखने में तो नाम उदारीकरण छोटा सा लगता है, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब जाकर के उदारीकरण का टॉपिक क्लियर होता है ना। लिखो उदारीकरण में, बताओ क्या होता है उदारीकरण? कुछ बताया था, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे थे उन नियमों में थोड़ी ढील दे देना। लिखो इसके अंदर आप आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों, एक बार रुको आप, आर्थिक गतिविधियां, अरे उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, राजस्व है, ये तो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन के संबंध में आपको पता है कि नियम होते हैं, उपभोग के संबंध में नियम होते हैं, विनिमय के संबंध में नियम होते हैं। तो ये क्या होती है? आर्थिक गति। भाई हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा है कमाने के लिए, समझ गए? वही क्या है? आर्थिक गतिविधियां। तो कर रहा है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है क्या? मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है क्या आदमी? मन मर्जी से अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं कर सकता। इसके लिए एक ढांचा होता है, रूल्स का एक नियमों का ढांचा होता है, उस ढांचे के अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है? आर्थिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अब वो ढांचा बहुत कठोर बना दिया तो इसका मतलब आदमी गतिविधियां करते समय क्या करेगा? डरेगा। अब गवर्नमेंट उसमें थोड़ी क्या दे दे? ढील दे दे, तो वो गतिविधियां करना उसके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। उसी का नाम क्या है? उदारीकरण। लिखो आगे क्या लिखा मैंने? आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए, नियमन के लिए, नियमन के लिए बनाए गए नियम, बनाए गए नियम, कानून, ऐसे लिख लेना उसको, नियम, कानून, बनाए गए नियम कानून ही, नियम कानून ही संवृद्धि और विकास, संवृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गए, सबसे बड़ी बाधा बन गए। सबसे बड़ी बाधा बन गए। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने आर्थिक गतिविधियों का नियमन करने के लिए, भाई अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो गवर्नमेंट सीधी बात है भाई आर्थिक गतिविधियां सही संपादित नहीं होंगी। तो आर्थिक गतिविधियों का नियमन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो नियम और कानून बनाए
ये नियम कानून ही आर्थिक समृद्धि में क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आगे लिखो, उदारीकरण, उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को, उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी, मुक्त करने की नीति थी। मुक्त करने की नीति थी। मैंने क्या लिखा है आपको कि आर्थिक गतिविधियों को नियमन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बना रखे हैं वही आर्थिक समृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इन प्रतिबंधों को दूर किया है, और दूर करने के लिए दूर किया तो विभिन्न क्षेत्रों को क्या कर दिया, इन नियमों से कानूनों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और नियम और कानूनों से मुक्त करना ही क्या है, उदारीकरण है। लिखो आगे, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार है, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार है उदारीकरण 1980 के दशक में भी, 1980 के दशक में भी प्रारंभ किए गए थे। लेकिन व्यापक रूप से उदारीकरण 1991 में प्रारंभ किया गया, 1991 में प्रारंभ किया गया। इसका मतलब अर्थव्यवस्था को कानूनों और नियमों से मुक्त करना ही उदारीकरण है। क्लियर यहां तक है। अब यह कि कुछ अर्थशास्त्रियों के अकॉर्डिंग उदारीकरण कब से शुरू हो गया था, 1980 के दशक में हो गया था, लेकिन व्यापक रूप से इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1991 में। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक उदारीकरण व्यापक रूप से कब लागू किए गए, तो आप 1991 में आपको करना है। आगे लिखो फिर, उदारीकरण के अंतर्गत सुधारवादी नीतियां निम्न क्षेत्रों में लागू की गई। सुधारवादी नीतियां निम्न क्षेत्रों में लागू की गई। वह उदारीकरण तो एक सुधार है, आर्थिक सुधार है, ऐसी पॉलिसी है जो अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, मुक्त करेगी कानूनों से। अब वो पॉलिसी कौन कौन से क्षेत्रों में लागू की गई, आर्थिक क्षेत्रों में ये सुधार कौन कौन से क्षेत्रों में लागू किए गए, तो इसमें लिखो आप औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा लिख लो आप वित्तीय क्षेत्र, तीसरा लिखो आप कर सुधार, चार नंबर लिखो विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, और पांच नंबर लिखो व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र।
व्यापार तथा निवेश क्षेत्र। अगर प्रश्न आ जाए कि उदारीकरण कौन कौन से क्षेत्रों में लागू किया गया, समझ, उदारीकरण पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट की नीतियां हैं, जिन नीतियों के तहत अर्थव्यवस्था में जो कानून और जो नियम बनाए गए थे, उद्योगों को कानून और नियमों में, आर्थिक गतिविधियों को कानून और नियमों से जो जकड़ा गया था उनको मुक्त किया गया है। अब ये जो सुधार लागू किए गए हैं, कहने मतलब लाइसेंस व्यवस्था वगैरह की जो छूट देना है, करों में छूट देना है, ये जो सुधार हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में लागू किए गए? औद्योगिक क्षेत्र में। इसका मतलब उदारीकरण की नीतियां औद्योगिक क्षेत्र में भी लागू की गई थी, उदारीकरण की नीतियां वित्तीय क्षेत्र में भी लागू की गई थी, उदारीकरण की नीतियां कर सुधारों के लिए भी लागू की गई थी, विदेशी विनिमय बाजार के लिए भी लागू की गई थी, और व्यापार और निवेश क्षेत्र में भी लागू की गई थी। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से उदारीकरण की नीतियां लागू की गई थी, क्या सुधार किए गए थे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, मतलब उदारीकरण के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार हुए थे। लिखो औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, लिखो इसके अंदर उदारीकरण से पूर्व, उदारीकरण से पूर्व, उदारीकरण से पूर्व औद्योगिक क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर अनेक नियंत्रण थे, अनेक नियंत्रण थे। जैसे जैसे अब क्या क्या नियंत्रण थे, एक नंबर लिखना आप। जैसे लिखो लाइसेंस व्यवस्था, लाइसेंस व्यवस्था। पहला नियंत्रण क्या था? लाइसेंस व्यवस्था। अब किसके लिए लाइसेंस व्यवस्था थी, इसमें लिखो लाइसेंस व्यवस्था में उद्योग स्थापित करने, उद्योग स्थापित करने, उद्योग स्थापित करने, कोमा लगाओ, बंद करने, उद्योग स्थापित करने, बंद करने, या उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने के लिए उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने के लिए। अब आप देखो इसका मतलब लाइसेंस व्यवस्था थी पहले। लाइसेंस व्यवस्था क्या थी कि भाई आप अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो पहले गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक नियंत्रण ही तो था आर्थिक गतिविधि के ऊपर। दूसरी क्या थी कि साहब उत्पादन बंद, उद्योग स्थापित करने या उद्योग को बंद करना हो तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उत्पादन, इसके अलावा उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने, भाई आप अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो साहब गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो कहने का मतलब पहले लाइसेंस व्यवस्था एक प्रकार का कंट्रोल था उद्योग को स्थापित करने के लिए, बंद करने के लिए, उत्पादन की मात्रा निर्धारण करने के लिए। दूसरा नियंत्रण था, लिखो अनेक उद्योग। दूसरे में लिखो अनेक उद्योग, अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। उनमें निजी उद्योगों का, उनमें निजी उद्योगों का प्रवेश निषिद्ध था। प्रवेश निषिद्ध था, प्रवेश निषिद्ध था। इसका मतलब निजी क्षेत्र उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो उद्योग किसके लिए आरक्षित थे? केवल गवर्नमेंट के लिए आरक्षित थे। जैसे पहले रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के लिए आरक्षित था,
कोई निजी उद्यमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब जैसे उदारीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया, समझ नहीं, तो इसमें निजी क्षेत्र भी क्या हो गया, प्रवेश कर लिया आपने। दो तरह के नियंत्रण हो गए। पहला नियंत्रण लाइसेंस व्यवस्था का था, दूसरा नियंत्रण था कि कुछ उद्योग थे वो गवर्नमेंट के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र उसमें, निजी उद्योग उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तीसरा लिखो, कुछ वस्तुओं का उत्पादन, कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए क्या था, आरक्षित था। इसका मतलब उस वस्तु का प्रोडक्शन केवल लघु इंडस्ट्री करेंगी, बड़े उद्योग या बड़ी इंडस्ट्री उसका उत्पादन नहीं कर सकती थी, ऐसा नियंत्रण था। अगला लिखो, 3 हो गए ना। 4 नंबर लिखो, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर, विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर कीमत एवं वितरण संबंधी नियंत्रण था। कीमत एवं वितरण संबंधी नियंत्रण था। देखो, इसका मतलब हो कि विभिन्न औद्योगिक उत्पादों, मतलब कुछ प्रोडक्शन ऐसे थे जिनकी कीमत फिक्स थी, उससे ज्यादा कीमत वो इंडस्ट्री नहीं ले सकती थी, उनका वितरण फिक्स था। इसका मतलब वो इंडस्ट्री जिस प्रोडक्ट को बनाएगी वो प्रोडक्ट कौन से सेक्टर को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, या कौन से लोगों के लिए होगा, ये बातें क्या थी, पहले निश्चित थी। तो अब मान लो कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि उदारीकरण जब लागू किया था तो उससे पहले औद्योगिक क्षेत्र पर कई तरह के नियंत्रण थे, समझे नहीं, और उदारीकरण से उन नियंत्रणों में छूट दी गई है। तो आप बताओ कौन कौन से, किस टाइप के नियंत्रण थे। तो आपका पहला आ जाएगा साहब लाइसेंस व्यवस्था थी। एक तो ये भी तो एक कंट्रोल ही था, अगर आप उद्योग लगाओ साहब लाइसेंस लेना पड़ेगा, बंद करो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहो तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक तो नियंत्रण ये था। अगर लाइसेंस व्यवस्था को मुक्त कर देते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, उदारीकरण। लाइसेंस व्यवस्था को मुक्त करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहलाएगी, उदारीकरण। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग थे वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या थे, आरक्षित थे, निजी उद्यमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर गवर्नमेंट ने निजी उद्यमियों को भी उसमें प्रवेश की अनुमति दे दी, इसका मतलब अपने नियमों में क्या हो गई, उदार हो गई, वो भी क्या है, उदारीकरण है। तीसरा क्या था कि कुछ उद्योग हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं वो केवल लघु उद्योगों के लिए क्या थे, आरक्षित थे, मतलब उनका उत्पादन केवल लघु इंडस्ट्री कर सकती हैं। अगर बड़ी इंडस्ट्रियों को भी उसका उत्पादन करने की अनुमति दे दी कि इसका मतलब छूट दी गई है ना, ये भी क्या है, उदारीकरण है। एक इसमें आपको क्या बताया था लास्ट में मैंने आपको, कि विभिन्न उद्योगों के ऊपर कीमत और वितरण संबंधी नियंत्रण था। कीमत फिक्स कर रखी थी, अगर कीमत फिक्स करने में छोड़ देती तो इसका मतलब सॉफ्ट हुई है उनके प्रति, वितरण संबंधी उनको छोड़ दे दी तो इसका मतलब ये छोड़ देना भी क्या होगा, उदारीकरण होगा। तो इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र में गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल कर रखे थे, नियंत्रण लगा रहे थे, उन नियंत्रणों को छोड़ देना औद्योगिक क्षेत्र में क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। लिखो आगे, नीचे रुका निशान लगा लिखो। 1991 के बाद, 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। जब से 1991 में आर्थिक सुधार लगे, बहुत सारे प्रतिबंध गवर्नमेंट ने हटा दिए। लिखो नीचे एरो का निशान लगा के, 6 उत्पाद श्रेणियों, 6 उत्पाद श्रेणियों
6 उत्पाद श्रेणियों। लिख लिया आपने ये 6 उत्पाद श्रेणियों। अब वो 6 कौन कौन से लिखो। एल्कोहल, 6 उत्पाद श्रेणियों। एल्कोहल, सिगरेट, एल्कोहल, सिगरेट, लिख लिया सिगरेट। जोखिम भरे रासायन, जोखिम भरे रासायन मतलब खतरनाक रासायन। औद्योगिक विस्फोटक, जोखिम भरे रासायन, कोमा लगाओ, औद्योगिक विस्फोटक। इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, औद्योगिक विस्फोटक, कोमा लगाए लिखो इलेक्ट्रॉनिकी। विमानन, विमानन तथा औषधि भेषज, औषधि भेषज इसका मतलब औषधियां होती हैं। औषधि भेषज को छोड़कर, औषधि भेषज को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए, औषधि भेषज को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था, लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लिख लिया आपने। देखो मैंने आपको ये लिखा है कि भाई औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर एक नियंत्रण था लाइसेंस व्यवस्था का। लाइसेंस व्यवस्था का नियंत्रण था कि भाई आप उद्योग स्थापित करते हो या उद्योग बंद करते हो या आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जब से 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं तो इस लाइसेंस व्यवस्था में सुधार कर दिया। केवल 6 उत्पादों को छोड़ करके, 6 उद्योगों को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगाता है तो उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से 6 उद्योग हैं जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था अब रखी गई है। मतलब जिनके लिए अगर आप उनकी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल, यदि आप शराब की या बियर की फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अनिवार्यतः लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री लगाते हो, जोखिम वाले जो रासायन की फैक्ट्री लगाते हो, या औद्योगिक विस्फोटक जिसमें पटाखे वगैरह आ जाते हैं, माचिस वगैरह आ जाती है, अगर आप इस तरह की बारूद वगैरह की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की, आप यदि कोई बिजली का सामान बनाने की कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक की, या फिर विमानन या औषधि संबंधी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब प्रश्न इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था में कितने उद्योग रखे गए हैं, 6 उद्योग रखे गए हैं। या फिर प्रश्न आ जाएगा निम्न में से किस उद्योग के लिए, किस उद्योग को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त रखा गया है, या निम्न में से कौन से उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य है। तो अनिवार्य पूछ लिया तो आपको 6 के नाम याद रखने हैं। 6 के नाम बता दोगे ना आप, बताओ देखिए। एल्कोहल, सिगरेट, हाँ ठीक है, चलो लिखवा के लिखो फिर। हाँ अब एक समस्या लाइसेंस वाली तो होगी कि भाई अब तो शायद खत्म कर दिया ना लाइसेंस से, सिर्फ 6 उद्योग रहे जिनके लिए लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस वाला झंझट तो गवर्नमेंट ने कम किया है। और चल ही रहा है उदारीकरण, कोई भाई और लाइसेंस व्यवस्था से और मुक्त कर देंगे आगे जाके, लेकिन अभी तक कितने अनिवार्य लाइसेंस में 6 उद्योग रखे गए।
फिर लिखो नीचे एरो का निशान लगी। अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। अब केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 1991 में 6 उद्योगों को लाइसेंस में रखा था, बाकी के समाप्त कर दिया। अब अगर वर्तमान में अपन बात करें तो केवल क्या है, 5 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस क्या है, अनिवार्य। अब वो 5 उद्योग कौन से हैं, लिखो। शराब, जैसे उसमें एल्कोहल लिखा था ना अपने, शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान, खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान तथा औद्योगिक विस्फोटक। सुरक्षा का सामान तथा अगला कौन सा लिखा है, औद्योगिक विस्फोटक। अब मान लो आपके प्रश्न आ जाए कि कितने उद्योगों को वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, तो 5 उद्योग हैं। शराब है, सिगरेट है, खतरनाक रसायन है, सुरक्षा का सामान है और औद्योगिक विस्फोटक है। चलो फिर लिखो आगे। अब केवल, हाँ, अरे और भी तो समस्या है, एक लाइसेंस की थोड़ी। हाँ, अब केवल दो उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए। अब वो 2 कौन कौन से हैं, पहला लिख लो आप, परमाणु ऊर्जा, और दूसरा लिख लो आप, रेलवे। फिर नीचे लिखो एरो का निशान लगा के, रेलवे से संबंधित कुछ कार्यों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। रेलवे से संबंधित कुछ कार्यों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। देखो आपने पढ़ा था कि साहब अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों पर कई नियंत्रण थे, जैसे लाइसेंस व्यवस्था का नियंत्रण था। बहुत सारे उद्योग है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कुछ उत्पादन है, कुछ प्रोडक्ट है वो साहब लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था। कीमत नियंत्रण और वितरण संबंधी नियंत्रण था। तो लाइसेंस व्यवस्था तो समाप्त कर दी। अभी केवल 5 उद्योग हैं जो अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था में रखे गए हैं। दूसरी बात आ गई कि सरकारी क्षेत्र में थे, आरक्षित थे, तो अब केवल 2 उद्योग हैं जो सरकार के लिए क्या रखे गए हैं, आरक्षित रखे गए हैं। पहला कौन सा है, परमाणु ऊर्जा। इसका मतलब बिजली, परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु बिजली केवल गवर्नमेंट ही बना सकती है, कोई निजी उद्योगपति को परमाणु ऊर्जा बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे रेलवे का संचालन सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, कोई भी निजी व्यक्ति रेलवे नहीं चलाएगा। लेकिन अब इसके कुछ कार्य हैं वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। आगे लिखो, एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम
एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं MRTP एक्ट, और ये एक्ट था 1969। MRTP एक्ट 1969। दोबारा बोल रहा हूं मैं, एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम। लिख लिया क्या आपने? एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? MRTP एक्ट। कब लागू हुआ? 1969 को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया, जिससे औद्योगिक इकाइयों का अनुकूलतम आकार तक, औद्योगिक इकाइयों का अनुकूलतम आकार तक विस्तार हो सकेगा। औद्योगिक इकाइयों का अनुकूलतम आकार तक विस्तार हो सकेगा, और उन्हें पैमाने का लाभ मिलेगा। पैमाने का लाभ मिलेगा। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है आपके, देखो आप देखो, एक एक्ट था, एक्ट का नाम आपको याद रखना है। ये प्रश्न आ जाता है कि भाई MRTP एक्ट कब का था? 1969। क्लियर आता है? MRTP एक्ट 1969 था। ये क्या एक्ट क्या कर रहा था? देखो, एकाधिकार, आप सुनो, एकाधिकार का मतलब है मोनोपोली। और आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रियों में मोनोपोली कब होती है? जब एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाए। जैसे आज अडानी है, अडानी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों को वो क्या कर रही है? खरीद रही है। तो इसका मतलब उसकी मोनोपोली बढ़ जाएगी। जब सारी इंडस्ट्रियां सारे प्रोडक्ट जब अडानी करने लग जाएगा, तो फिर वो अपनी मोनोपोली क्या करेगा? सारों की कीमतें बढ़ा देगा, क्योंकि कोई दूसरी इंडस्ट्री उत्पादन ही नहीं कर रही। तो ये क्या है? मोनोपोली। समझ गए? तो MRTP एक्ट क्या कर रहा था कि इस तरह की मोनोपोली को खत्म कर रहा था कि आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि आप दूसरों को खत्म करके आप अपनी मोनोपोली चलाओ। समझ गए? तो ये एक्ट क्या कर रहा था कि उनकी मोनोपोली को कम कर रहा था। एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार व्यवहार, वो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाता कि आप बिजनेस का जो व्यवहार है आप ऐसा रखो, आप दूसरों को खत्म मत करो, आप अपनी साइज में रहो, आपकी साइज है वही रहो, आप फैलो मत ज्यादा, क्योंकि आप फैलोगे तो दूसरे क्या होंगे? खत्म होंगे। तो ये उद्योगों को फैलने से क्या कर रहा था? रोक रहा था। अब इसको खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो इसका मतलब उद्योग चाहे जितना फैल जाओ, अब एक उद्योग चाहे जितना फैल जाओ, चाहे जितनी आप मोनोपोली करो, तो इसका मतलब ये पहले कंट्रोल था उद्योगों के फैलने पर, उनके विकास के ऊपर ये कंट्रोल था, ये कंट्रोल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब इसे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि एक इंडस्ट्री अपने अनुकूलतम आकार तक विस्तार कर पाएगी। अनुकूलतम आकार का मतलब जिस साइज में उसको प्रॉफिट हो, समझ गया? तक वहां तक अपने आकार को वो बढ़ा पाएगी, और ऐसे बढ़ाने से उसको पैमाने का क्या मिलेगा? लाभ मिले। देखो, कोई इंडस्ट्री बढ़ती है, उसकी आकार बढ़ता है, तो बढ़ते आकार का भी उसको फायदा मिलता है। बढ़ते आकार का क्या फायदा मिलता है? एक तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, उसका फायदा मिलता है। दूसरा, वो जब कच्चा माल खरीदती है तो बड़े ऑर्डर देती है, और जब बड़ा ऑर्डर होता है कच्चे माल का तो उसको कच्चा माल क्या मिल जाता है? सस्ता मिल जाता है। समझ में आता हो? ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसका क्या लगता है? कम लगता है। विज्ञापन का खर्चा प्रति इकाई क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है। ये जो फायदे हैं, फायदे किससे मिल रहे हैं? उसकी
साइज के बढ़ने से मिल रहे हैं, उसका पैमाना बढ़ने से। पैमाने का मतलब उसका ढांचा बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है। तो आकार बढ़ने के जो फायदे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पैमाने का लाभ। तो एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करने से फायदा क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियां हैं वो अपना अनुकूलतम आकार ले सकेंगी और उनको पैमाने का लाभ उनको मिल सकेगा। आगे की बात समझे। और ये इसी कार्यों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो एमआरटीपी एक्ट था इस एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लिखो आगे। ये तो आपका हो गया औद्योगिक क्षेत्र में गवर्नमेंट ने जो सुधार किए हैं उदारीकरण के दौरान, वो हो गए। अब आपका कौन सा था, वित्तीय क्षेत्र था ना। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में सुधार लिखो इसमें। अब आप याद करो, मैंने आपको लिखाया था वित्तीय क्षेत्र वित्त व्यवस्था, जिसमें क्या क्या आते हैं भाई, अरे बैंक वगैरह आते हैं ना उसमें, वित्तीय संस्थान, तो वो उसमें भी सुधार किया गया है। लिखो इसके अंदर आप, वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश बैंक, वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश बैंक, कोमा लगाओ, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, अरे स्टॉक मार्केट लिखाया था ना आपको, स्टॉक एक्सचेंज तथा तथा विदेशी मुद्रा जैसी, एक मिनट, विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, सम्मिलित है। लिख लिया। मैंने आपको लिखा है कि भाई वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना है। तो पहली बात, वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्या क्या बताया भाई, वाणिज्य के मतलब व्यापारिक बैंक, वाणिज्य के और निवेश बैंक, ये आ गए इसी के अंदर, और स्टॉक एक्सचेंज इसी में आ गया, और भाई विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार। क्या होता है विदेशी मुद्रा बाजार, ये बता दो मुझे तो आप। विदेशी मुद्रा बाजार, बाजार में क्या होता है, दुकानें होती हैं। बाजार में क्या होता है भाई, दुकानें होती हैं और दुकानदार होते हैं, और हाँ, अब ये भी बाजार है, ये विदेशी मुद्रा का बाजार है। इसका मतलब वो संस्थान है जो विदेशी मुद्रा का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आरबीआई ने इनको अनुमति दे रखी है कि आपके पास कोई भी विदेशी पर्यटक आए कि साहब भारत में घूमना है, नहीं, मुझे क्या चाहिए, रुपए चाहिए, कि लाओ साहब डॉलर दे दो, तो वो मान लो कि $10 दे दी, तो उसको कितने रुपए दे, $10 के हिसाब से जो रुपए हैं उसको उतने रुपए दे देंगे। कि आप कोई भी पर्यटक आता है, कोई भी विदेशी लोग आता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए, चाहे वो घूमने के लिए, आपको उसको मुद्रा का क्या करना है, चेंज करना है। तो जो भी संस्थान जिनको आरबीआई ने अनुमति दी है उनको अपन सामूहिक रूप से, मतलब वो सारी दुकानें जो मुद्रा का एक्सचेंज करती हैं, दुकानें बोल दो चाहे उनको संस्थान बोल दो, उन सबको सामूहिक रूप से अपन क्या कह देंगे, विदेशी मुद्रा बाजार। तो वित्तीय क्षेत्र में ये सारी चीजें आ गई। मेरे हिसाब से बात आपकी समझ में भी आ गई है। आगे लिखो। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन, भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन करना रिजर्व बैंक का दायित्व है। वित्तीय क्षेत्र का नियमन करना
रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारत में वित्तीय क्षेत्र को कंट्रोल कौन करता है, उसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है, इसका दायित्व है। आगे लिखो, वित्तीय क्षेत्र में सुधार नीतियों ने, वित्तीय क्षेत्र में सुधार नीतियों ने आरबीआई को, वित्तीय क्षेत्र में सुधार नीतियों ने, भाई वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जो पॉलिसी है उनकी बात कर रहा हूं, सुधार नीतियों ने आरबीआई को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर, आरबीआई को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया है, सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया है। देखो, वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया गया उदारीकरण में। अब वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण में उदारीकरण के दौरान क्या सुधार किया गया, अब आपको पता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन ये कौन करता है, आरबीआई करता है। कंट्रोलर कौन है, आरबीआई। अब सुधार ये किया गया है कि आरबीआई को वित्तीय क्षेत्र का नियंत्रक न मान करके नियंत्रक की भूमिका से हटा करेगी कि किसका बना दिया, सहायक की भूमिका की। कहने मतलब आप ये कहते हो कि भाई आरबीआई कह दिया कि भाई तेरे को छड़ी लेकर के इनके पीछे पीछे नहीं घूमना है, समझ गए, इनको सिर्फ डांटना ही नहीं है, आपको क्या करना है, इनका सपोर्ट करना है, आपको इनको आगे बढ़ाना है। तो इसमें नियंत्रक की भूमिका से हटा करके किसकी भूमिका बना दी, एक सपोर्टर की भूमिका बना दी, कि सहायक की भूमिका दे दी। आगे लिखो, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एम नरसिम्हम समिति पढ़ी थी ना अपने, एम नरसिम्हम समिति, लिखूं क्या, एम नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1991, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। इसका मतलब वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए भाई क्या सुधार करें, तो सुझाव देने के लिए जो कमेटी नियुक्त की गई थी या जो समिति बनाई थी वो किसकी अध्यक्षता में बनाई थी, एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। और समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को, कब सौंप दी, दिसंबर 1991, मतलब संसद में प्रस्तुत कर दी अपनी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में क्या था, लिखो, इस रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें थी, निम्न सिफारिशें थी। पहली लिखो, एसएलआर तथा सीआरआर की ऊंची दरों को कम करने की सिफारिश, ऊंची दरों को कम करने की सिफारिश।
मतलब नरसिम्हम समिति ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जो पहला सुझाव दिया था, पहली सिफारिश की थी, तो उसकी सिफारिश क्या थी कि भाई एसएलआर और सीआरआर की दरें बहुत ऊंची हैं, उनको कम करने की सिफारिश की। दूसरा लिखो, पूंजी पर्याप्तता के बारे में, पूंजी पर्याप्तता, पूंजी पर्याप्तता के बारे में नए मानदंड निर्धारित किए। नए मानदंड, पूंजी पर्याप्तता के बारे में नए मानदंड निर्धारित किए। इसी में लिखो, बैंकों की अपनी पूंजी, इसी के अंदर लिखना है, बैंकों की अपनी पूंजी और जोखिम भारित संपत्तियों, जोखिम भारित संपत्तियों। मैंने क्या लिखा है, बैंकों की अपनी पूंजी, ये लिखा है ना मैंने, बैंकों की अपनी पूंजी और जोखिम भारित संपत्तियों के बीच अनुपात 9% कर दिया गया। अनुपात 9% कर दिया गया। अब आप इस चीज को समझो, देखो, मतलब पूंजी पर्याप्तता के बारे में नए मानदंड दिए गए। अब पूंजी पर्याप्तता के बारे में क्या नया मानदंड दिया गया, तो इसमें कहा गया बैंकों की अपनी पूंजी और जोखिम भारित संपत्तियों, ठीक है ना। अपनी पूंजी मैंने आपको बताया था कि बैंकों के पास जो केस है, जो नकदी है, वो बैंकों की अपनी पूंजी है। और जोखिम भारित परिसंपत्तियां, बैंकों ने जो ऋण दे रखा है वो बैंकों की, वो भी बैंकों की संपत्ति है ना, लेकिन वो जोखिम भरी हुई है। भाई ऋण डूब भी तो सकते हैं, तो बैंकों की अपनी संपत्ति को अपने यहां लिख दिया, समझ गए ना। और बैंकों की जोखिम भारी संपत्तियों को अपने यहां रख दिया और अपने गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ये कितना निश्चित कर दिया गया, 9%। आगे मेरी बात समझे, नहीं आई। मैंने आपको बोला पूंजी पर्याप्तता के संबंध में नए मापदंड निर्धारित किए गए थे। पूंजी पर्याप्तता के, अब वो नए मापदंड क्या थे, वो नए मापदंड ये थे कि बैंकों की अपनी पूंजी, खुद की पूंजी, और जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात। जोखिम भारित परिसंपत्तियां क्या हैं कि बैंकों द्वारा दिए गए जो ऋण हैं, देखो बैंक अपनी जमाओं से कई गुना क्या दे देते हैं, ऋण दे देते हैं। पढ़ा था ना अपने साख सर्जन में, तो वो इनका जोखिम ही तो है। तो इनका जो अनुपात होना चाहिए किसके, ये कौन सा लिखा मैं, बैंकों की अपनी संपत्ति है ना, ये जोखिम भारित संपत्ति, अपने इसको बटा में लिख दिया तो ये अनुपात हुआ नहीं हुआ। अरे अनुपात को ऐसे 2:3 लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे, 2/3। इसका परसेंट निकालोगे तो इसका मतलब 2 है, वो 3 का कितना परसेंट है, तो आप गुणा क्या करोगे, 100 करोगे। कितना परसेंट आया, 66.66% आया। आगे ना तक वही बात है। ये क्या है, बैंकों की अपनी पूंजी है, ये क्या है, जोखिम भारित पूंजी है, और गुणा कर दिया आपने 100, तो कितना आ गया, 9% आ गया। लिखो आगे। तो ये 2 सुझाव हो गए जब 1991 में किसने दिए थे, ये नरसिम्हम समिति ने। फिर लिखो नीचे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भी
एम नरसिम्हम समिति का गठन किया। एम नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। मैंने आपको लिखा है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भी एम नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। पढ़ चुके हैं अपन ये बात। आगे लिखो, कब किया गया था, रिपोर्ट कब दी थी। हाँ, जिसने अप्रैल 1998 में, जिसने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निम्न सिफारिशें थी। जिसमें निम्न सिफारिशें थी। अब आप एक बार इधर देखो, अपन पढ़ रहे हैं उदारीकरण, पढ़ रहे हैं ना उदारीकरण। उदारीकरण में अपन ये पढ़ रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के ऊपर गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बना रखे हैं, वो नियम कानून ही अर्थव्यवस्था के विकास में, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्लियर आता है। तो उन बाधाओं को क्या करना है, दूर करना है। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो उपाय किए हैं, उन उपायों को अपन क्या कहते हैं, उदारीकरण करें। ये तो कहते हैं उदारीकरण। अब वो जो उपाय हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में भी लागू किए गए हैं, वो उपाय वित्तीय क्षेत्र में भी लागू किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में क्या समस्या थी, औद्योगिक क्षेत्र में थी कि साहब लाइसेंस व्यवस्था की एक तो समस्या थी, लाइसेंस व्यवस्था का नियंत्रण था। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी जो उद्योग थे वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। बहुत सारे प्रोडक्ट थे या कुछ प्रोडक्ट थे जो केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे। और कीमत नियंत्रण और वितरण संबंधी नियंत्रण था। तो सरकार ने इसमें सुधार किया। सरकार ने इसमें क्या सुधार किया, लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब केवल 5 उद्योग ऐसे छोड़े जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई है। 5 ही तो छोड़े। गवर्नमेंट ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो उद्योग आरक्षित थे उनको भी हटा दिया है। अब केवल 2 उद्योग ऐसे हैं जो केवल सरकार के लिए क्या है, आरक्षित रखे गए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने उसमें सुधार किया ही है कि। और फिर अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार पड़ा था। वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या आता है वो मैंने आपको लिखा दिया। वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। अब जैसे वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया है तो आरबीआई को नियंत्रक की भूमिका से हटा करके के सहायक की भूमिका उसको दी गई कि आप कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है इनको, आप केवल इनका क्या करो, सपोर्ट करो, आप इनको आगे बढ़ाओ। पढ़ा था आपने। फिर इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा था कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए एम नरसिम्हम समिति का गठन किया गया। कब, 1991, मतलब 91 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें अपनी रिपोर्ट में क्या दिया था, क्या पढ़ा था आपने कि भाई सीआरआर और एसएलआर की दरें ऊंची हैं, उन दरों को क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में नए मानदंड दिए। उसमें बताया कि भाई बैंकों की स्वयं की पूंजी और जोखिम भारी संपत्ति का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। एक अपने ये पढ़ा। फिर अपने पढ़ा था कि भाई बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भी एक कमेटी गठित की गई थी। वो कब की गई, 1991 में। किसकी अध्यक्षता में, एम नरसिम्हम। एक प्रश्न आप मुझे बताओ, एमआरटीपी एक्ट कब का था, 1969 का था। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी हो गया था कि एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया जाए। और एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करने से फायदा क्या हुआ कि जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो अपने अनुकूलतम आकार तक फैल सकेंगे और उनको पैमाने का, बढ़ते पैमाने का फायदा उनको मिलेगा। इतनी बात मैंने आपको लिखाई है। लिखो आगे। तो कौन सी चल रहे थे अपने, बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार के लिए जो सिफारिश की थी वो सिफारिश आपको लिखानी है। पहली सिफारिश लिखो, सशक्त बैंकों का
सशक्त बैंकों का विलयन किया जाना चाहिए। विलयन किया जाना चाहिए। और सशक्त बैंकों का विलयन किया जाना चाहिए और कमजोर बैंकों को, अरे सशक्त बैंकों का क्या किया जाना चाहिए? विलयन किया जाना चाहिए और कमजोर बैंकों को बंद कर दिया जाना चाहिए। कमजोर बैंकों को बंद कर दिया जाना चाहिए। पहली सिफारिश होगी कि भाई जो मजबूत बैंक है उनको आप मिला दो, उनको भी मिला दो आपस में, ताकि वो और मजबूत बन जाएं। और कमजोर बैंक है, उनका जमाना नहीं रहा, तो कमजोर बैंकों को क्या कर दो? बंद कर दो। ये सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश लिखो, देश में दो तीन बैंक, देश में दो तीन बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्त में दिलचस्पी रखने वाले होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वित्त में दिलचस्पी, जानते हो ना, रुचि, दिलचस्पी रखने वाले होने चाहिए। मैंने क्या लिखा है? मैंने देश में दो तीन बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्त में दिलचस्पी रखने वाले होने चाहिए। लिख लिया आपने? आगे लिखो 8 से 10 तक, 8, हाँ इसी में लिखो, इसी के अंदर, अरे इसी में दूसरे में 8 से 10 तक राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए। 8 से 10 तक राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए। तीसरा लिखो, तीसरी सिफारिश, समिति ने पूंजी पर्याप्तता के नए और ऊंचे मानदंडों की सिफारिश की है। नए और ऊंचे मानदंडों की सिफारिश की है। आपको 98 वाले 2 आपके काम के हैं, 2 आपको याद रह जाना चाहिए, तीसरा कोई बात नहीं, याद नहीं रहे तो आपके। तो इसमें जो 1998 में एम नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग सुधार के लिए जो सिफारिश दी थी, तो मैंने आपको 3 सिफारिश लिखाई हैं। तो पहली सिफारिश क्या थी? सशक्त बैंकों का विलयन किया जाना चाहिए, कमजोर बैंकों को बंद कर देना चाहिए। दूसरी सिफारिश क्या थी? 2-3 अंतरराष्ट्रीय वित्त में दिलचस्पी रखने वाले बैंक होने चाहिए और 8-10 क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय। कहने का मतलब यह है कि 2-3 तो अंतरराष्ट्रीय लेवल के बैंक होने चाहिए, समझा कि नहीं? और 8-10 क्या होने चाहिए? राष्ट्रीय बैंक होने चाहिए। और पूंजी पर्याप्तता की उसने ऊंचे और नए मानदंड लागू करने की सिफारिश उसने की थी। एक क्वेश्चन लिखो, है क्या कर दिया? नींद आ गई? लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो ये जो टॉपिक है थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है, आपको ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी एग्जाम में आपको फायदा भी यही देगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल आजकल सबको आती है, ज्योग्राफी सबको आती है, खूब बढ़िया मार्केट में नोट्स हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन पेपर हैं, सारे खूब हैं। कोई कमी है क्या मैटर की? नहीं है। कमी है तो इसकी है। और इसके क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सब स्टूडेंटों के सही नहीं होते हैं, सारों के सही नहीं हो पाएंगे। इसमें आपके, मैं ये बता रहा हूं, आप जो मैं लिखा रहा हूं वो अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके गलत नहीं होंगे, सही बता रहा हूं मैं आपको ईमानदारी से।
भाई आप अगर विश्वास नहीं हो आपको, तो आप मेरे कोई भी स्टूडेंट से जो पढ़ा उसे पूछ लो कि क्वेश्चन मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। भाई अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी है, तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में 120 क्वेश्चन में से 115 क्वेश्चन मेरे लिखाए हुए में से हैं। 115 क्वेश्चन, पिछली बार भी 115 से ज्यादा थे, 117-18 क्वेश्चन थे। तो जब फर्स्ट ग्रेड में 120 में से 115, 16, 17 तक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो आपका तो फिर है कि कितना मीटर। लेकिन यह है कि भाई थोड़ा आपको जोर जरूर आएगा। भाई थोड़ी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप चाहो कि भाई माने इजी इजी मिल जाए सब कुछ, वो तो संभव नहीं है। मैटर आपको लिखना पड़ेगा, वो चीजें कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। बाकी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई घुमाई तथा शुरू हो गया, तो कुछ नहीं होता है। अब रीट में आप देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के जितने जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन आने हैं इसके, और ज्यादा भी पूछ सकता है, कोई बंदिश तो है ही नहीं के। अब पेपर को यदि हार्ड बनाना है तो हार्ड बनाना, तो क्वेश्चन इसमें से ज्यादा उठाएंगे। अगर हार्ड बनाना दे, आप सेकंड ग्रेड का पेपर देखो पीछे के सालों के, आपको बहुत लेवल लेवल के क्वेश्चन उठा रखे हैं। और आपके मेरे हिसाब से 12th का लेवल तो पूछ सकते हैं ना, 12th का पूछ सकते हैं। तो ये 12th लेवल का ही तो है मैटर है जो आपको लिखा रहा हूं, 12th लेवल का मैटर है, उससे ज्यादा नहीं लिखा रहा मैं आपको। 12th से भी कई बार तो मैं कम कर देता हूं और कई बार थोड़ा सा 12th से बढ़ा देता हूं। कुछ में मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा 12th से काम नहीं चलेगा तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, और जहां पर लगता है कि 12th भी अगले ज्यादा हो जैसी, तो भी हम थोड़ा सा मैं कम भी कर दूं। मैं बैलेंस लेके चल रहा हूं आपको, तो घबराओ मत। घबराने की जरूरत नहीं। आपको देखो, आप मुझे बताओ, आपको जो मैं मैटर लिखा रहा हूं, आपको लग रहा है कि आपको कोई अलग से पढ़ना पड़ेगा इसमें है? भाई आप पढ़े लिखे हो, आपने भी देखो ग्रेजुएशन किया है, आप एमए भी किए हुए हो, तो आप मैटर देख के आप अंदाज तो लगा सकते हो ना कि मैटर सही है या नहीं है? भाई इतना तो पता लग ही जाता है आदमी को। और जिसको नहीं लगता है फिर इसका मतलब वो तैयारी भी करना बेकार है उसके लिए। जब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन सी चीज आज के एग्जाम में, कौन सी चीज नहीं आज के मैटर, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं जहां तक मान रहा हूं, आपको एक सिंगल लाइन भी मैं फालतू नहीं लिखा रहा हूं, हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है। हाँ चलो लिखाओ आगे। अब थोड़ा जोश रखो, धैर्य रखो, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, जीतता कौन है? जो धैर्य रखता है, जोश रखता है, वो ही जीतता है। तो आप धैर्य भी रखो और जोश भी रखो, अभी टाइम आपके पास पर्याप्त। और मैं ये भी मान रहा हूं कि भाई आपको जो लिखा रहा हूं उसको साथ साथ समझा भी तो रहा हूं मैं, उस चीज को पूरी को समझा रहा हूं, पूरी को क्लियर कर रहा हूं। अब आप घर पर जाकर के पढ़ोगे तो वो पूरी तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं। और मैं आप जहां तक मान रहा हूं, आपको मैंने आज पढ़ाया वो पूरा बता सकते हो आप। तो मैंने पूरा पढ़ाया वो आप बता सकते हो, क्यों? बनो दो। मतलब बता देगा, आपने कहा कि कुछ छीन लिया हमारे से। चलो लिखो, तुम आगे लिखो। क्वेश्चन लिखा रहा था ना मैं आपको, लिखो क्वेश्चन लिखो। एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में, एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में बैंकिंग सुधार समिति की सिफारिश है, बैंकिंग सुधार समिति की सिफारिश है। अब ये प्रश्न याद कर लेना आप, तो एक सारी सिफारिश आ जाएंगी इसके अंदर। पहला प्रश्न, इसमें पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन है जोखिम परिसंपत्ति के साथ है, जोखिम परिसंपत्ति के साथ है
न्यूनतम पूंजी अनुपात में जोखिम परिसंपत्ति के साथ न्यूनतम पूंजी अनुपात में वृद्धि करने, जोखिम परिसंपत्ति के साथ न्यूनतम पूंजी अनुपात में वृद्धि करने, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखो, सरकारी प्रतिभूतियों पर, सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिम लागू करने, सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिम लागू करने। और तीसरा लिखो ऑप्शन है, निष्क्रिय परिसंपत्तियों के बारे में, निष्क्रिय परिसंपत्तियों के बारे में कड़े मापदंड निर्धारित करने, निष्क्रिय परिसंपत्तियों के मामले में कड़े मापदंड निर्धारित करने। अब चौथा मैं ये लिखाऊंगा, उपरोक्त सभी लिखाऊंगा, इनमें से कोई नहीं सभी लिखा दूं क्या? तो लिख लो फिर, उपरोक्त सभी। कौन सा करोगे? आवेगे कोई एक भी दाने तो कर दो इसमें उपरोक्त सभी। और ये 3 आप पॉइंट याद रख लेना इसके अंदर। आप ये बैंकिंग सुधार के संबंध में नरसिम्हम समिति की क्या है, सिफारिश है। याद करके बताओ। देखिए, कर लिया ना याद है? पहला क्या था? जोखिम, एक मिनट सुनो, जोखिम परिसंपत्ति के साथ न्यूनतम पूंजी अनुपात में वृद्धि। एक तो ये अपने इसको समझो। देखो, जोखिम परिसंपत्ति के साथ न्यूनतम पूंजी अनुपात में वृद्धि, जो अपने पढ़े थे ना कि भाई उसको 9% कर दिया गया था, अब इसको वृद्धि करने की एक बात होगी। मतलब 9% किया था बढ़ा करके उसको। दूसरी सिफारिश क्या थी? दूसरी ये थी आपके कि सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिम लागू करने। देखो, गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज पेपर हैं, उनमें जोखिम नहीं है। उनसे निश्चित रूप से एक निश्चित दर से आपको बेनिफिट मिलना है। क्लियर आता है? अब ये कहें कि जैसे स्टॉक मार्केट में शेयरों में जो अप डाउन आता है, वैसे सरकारी संपत्तियों में, प्रतिभूतियों में भी क्या आना चाहिए? अप डाउन आना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, ये आपको ये थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो पेंशन स्कीम थी पहले, तो पेंशन स्कीम में जो कर्मचारियों का इन्वेस्टमेंट हो जाता था, तो वो सरकारी तो थी, तो उनको निश्चित बेनिफिट मिलना था। अब जैसे नई पेंशन स्कीम लागू की, तो उस नई पेंशन स्कीम को बाजार जोखिम पर लागू कर दिया गया कि मार्केट में जैसे अप डाउन आता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो संपत्तियां हैं, जो आपका जो पेंशन जो स्कीम का जो फंड है, वो क्या होगा? अप डाउन होगा। तो इसका मतलब हो गया कि सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, उन प्रतिभूतियों के भी बाजार जोखिम से जोड़ा जाए। तीसरा कौन सा है? निष्क्रिय परिसंपत्ति, मतलब बहुत सारी परिसंपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, उसके संबंध में क्या है? कड़े मापदंड निर्धारित किए। तो ये सिफारिश किसकी होगी? एम ए नरसिम्हम समिति। हालांकि थोड़ा क्वेश्चन ये लेवल का है, तो मुझे
कम ही लग रहा है कि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछें, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, क्योंकि 11वीं की क्लास की किताब में एम नरसिम्हा समिति की चर्चा है, तो पूछने को पूछ भी सकते हैं। आगे लिखो फिर, इन सुधार नीतियों से मैं अपने जो वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में पढ़ी है ना सुधार नीतियां, इन सुधार नीतियों से बैंकों की पूंजी में बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा इन सुधार नीतियों से बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई है। कहने का मतलब है बैंकों में विदेशी निवेश को कितनी अनुमति दे दी गई है? 74%। इसका मतलब यह होता है, तो विदेशी भागीदारी की सीमा कितनी कर दी गई? 74% कर दी गई है। आगे लिखो फिर, विदेशी निवेश संस्थाओं कोमा लगाओ व्यापारिक बैंक, विदेशी निवेश संस्थाओं व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड मैंने बताया आपको, विदेशी निवेश संस्थाओं तथा एक कॉमा लगाया, क्या लिखा मैंने? व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब जब से उदारीकरण लागू किया है, तो उदारीकरण में एक सुधार और किया है। वो सुधार क्या किया है कि जो विदेशी निवेश संस्थाएं हैं, क्या लिखा है मैंने? विदेशी निवेश संस्थाएं हैं, म्यूचुअल फंड है, व्यापारिक बैंक हैं, और इसके अलावा और क्या लिखा है मैंने? और पेंशन कोष है। इनको भी क्या अनुमति दी गई है? इसमें दी गई भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब पेंशन फंड को भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में उसको लगाया जा सकता है, उसको लगाने की अनुमति दे दी गई है। ये उदारीकरण का ही पार्ट है। और म्यूचुअल फंड को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति मिल गई। क्या होता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड होता है कि देखो, छोटे छोटे बचते इकट्ठे करते हैं, फिर एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद में वो म्यूचुअल हो जाता है। आप पैसे इकट्ठे करो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। जैसे 10 साल के लिए कोई म्यूचुअल फंड है या 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड है, तो 5 साल बाद में जैसे ही वो म्यूचुअल होगा, इसका मतलब वो परिपक्व होगा, तो उसका पैसा, उसका ब्याज वगैरह वो आपको उपलब्ध करवा दिया। अरे जैसे अपने आरडी, एफडी, आरडी वगैरह खुलाते हैं ना बैंकों में, वो क्या एक म्यूचुअल फंड ही तो है वो एक प्रकार से। तो इसमें बचते इकट्ठी करते हैं, और वो एक अवधि के बाद में क्या हो जाती है? म्यूचुअल हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने के बाद में उनका पैसा बचत करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। अब जो म्यूचुअल फंड का वो पैसा पड़ा है, तो उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको अनुमति दे दी गई। म्यूचुअल फंड को अनुमति दे दी, कॉमर्शियल बैंकों को अनुमति दे दी, और विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, समझ गए? लिखा है ना आपको, देखो, विदेशी निवेश संस्थाओं,
इनको अनुमति दे दी कि आप भी भारतीय मार्केट के अंदर, क्या वित्तीय मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये उदारीकरण में छूट दी गई है। क्या क्या छूट दी गई है, किस किस को दी गई है, बताओ देखिए। विदेशी निवेश संस्थाओं को छूट दी गई है, व्यापारिक बैंकों को, म्यूचुअल फंड को, और पेंशन कोष को वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। यह हो गया आपको वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो गया। अब कर क्षेत्र में भी जो सुधार था ना, लिखो कर व्यवस्था में सुधार। कर व्यवस्था में सुधार। किस किस में सुधार पड़े थे अपने? औद्योगिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, कर क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, और विदेशी विनिमय बाजार में। चलो तो अभी कर व्यवस्था में पहुंचे अपने। लिखो इसके अंदर है, बस इसमें 2-4 लाइन लिखनी है आपको। पहली लाइन लिखो, कर व्यवस्था राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। कर व्यवस्था राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। मेरे हिसाब से तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए अब, है ना। आप जानते हो भाई कर व्यवस्था किसमें आती है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। फिर लिखो, आय कर, कॉमा लगाओ, निगम करे, आय कर निगम करे की दरों में कमी की गई। मतलब उदारीकरण के दौरान इनकम टैक्स को कम किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया गया है। फिर लिखो नीचे और क्या किया गया है, अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए गए। अप्रत्यक्ष करों में सुधार किए गए। इसके लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु व सेवा कर अधिनियम, वस्तु व सेवा कर अधिनियम, शॉर्ट में अपन इसको क्या कहते हैं? जीएसटी, वस्तु व सेवा कर अधिनियम, मतलब जीएसटी। मतलब वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2016 लागू, या सॉरी 16 कानून पारित किया गया। या आप इसको ऐसे कह दो कि भाई जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। जीएसटी अधिनियम कौन सा था? 2016 इसको लागू कर दिया, पारित किया गया। आगे लिखो, यह है अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। लिख लिया आपने? कर व्यवस्था में आपको इतना लिखना है। कर सुधार में तो कर सुधार में क्या लिखा है आपको? आय कर, निगम कर, इनको कम कर दिया गया है, और अप्रत्यक्ष कर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया गया है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को सुधारा गया है, उसकी व्यवस्था को। अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था को सुधारने के लिए जीएसटी कानून लाया गया है। जीएसटी अधिनियम 2016 को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। और यह आपको पता है
कि जीएसटी के अंतर्गत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें शामिल कर दिया गया। पहले उत्पादन कर लगता था, आपको मतलब व्यापार वस्तु व्यापार कर लगता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उन सबको मिलाकर के क्या कर दिया, सिर्फ एक जीएसटी कर दिया गया। अब लिखो विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार एक कहां बच गया अभी, बस थोड़ा सा और विदेशी विनिमय सुधार कर लें सब फिर। हाँ छोटो सा करा दे विदेशी विनिमय सुधार। लिखो विदेशी विनिमय सुधार में लिखो आप 1992-93 में 1992-93 में, अरे पन्ने मत गिनो, लिखो तुम। 1992-93 में आयात उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। 1992-93 में आयात उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। एक लाइन तो ये याद रख लेना आप। तो आयात उदारीकरण की नीति कब लागू की गई? 1992-93 में। फिर लिखो जुलाई 1991 में, जुलाई 1991 में रुपए का 18 से 19, ऐसे लिख लेना, 18 से 19% अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन किया गया। तो विदेशी विनिमय में सुधार के लिए क्या उपाय अपनाए गए? तो एक तो लिखा है भाई 1992-93 में आयात उदारीकरण को अपनाया गया, एक लाइन आपको ये याद रखनी है। दूसरी मैंने आपको लिखा है कि जुलाई 1991 में रुपए का 18 से 19% क्या किया गया? अवमूल्यन किया गया। अब आप मुझे बताओ कि यह अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन, देखो अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? जब कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की तुलना में क्या कर देता है? कम कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे $1 बराबर ये मान लेते हैं कितना है? 70 रुपया। ये अमेरिका की डॉलर और भारत के रुपए की एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है। समझ आ गई मेरी बात? अब इसमें मैं दो चेंज कर रहा हूं। एक तो चेंज ये कर रहा हूं, $1 बराबर 75 रुपया, और एक चेंज मैं कर देता हूं $1 बराबर 65 रुपया। ये सिचुएशन है नंबर 1, ये सिचुएशन है नंबर 2, और ये वर्तमान सिचुएशन है। अब आप मुझे बताओ कि रुपए का अवमूल्यन किया है, रुपए का अवमूल्यन किया है, तो इसका मतलब ये किया है या ये किया है? 1 नंबर किया है या 2 नंबर किया है? 1 नंबर किया है। क्यों भाई? आप सबका क्या है? गलत है। रुपए का अवमूल्यन का मतलब है अपने रुपए की परचेजिंग पावर को घटा देना। समझ आ गया यहां तक? तो ये रुपए का अवमूल्यन है। इसका मतलब पहले 70 रुपए में $1 आता था, अब $1 खरीदने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 75 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब भारत के रुपए की परचेजिंग पावर डॉलर के रूप में क्या हो गई है? कम हो गई है। रुपया कमजोर हो गया है। पहले 70 रुपए $1 खरीद लेता था, और अब 75 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब रुपया का कमजोर होना क्या कहलाता है? रुपये का अवमूल्यन। और रुपये का मजबूत होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिमूल्यन। इसका मतलब आपको अवमूल्यन की जानकारी थी सिर्फ।
रुपए का कमजोर होना अवमूल्यन है और रुपए का मजबूत होना अधिमूल्यन है। रुपया मजबूत हुआ इसका मतलब पहले $1 के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 65 रुपए में आ जाता है नहीं? तो इसका मतलब रुपया क्या हो गया? मजबूत हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अवमूल्यन करने से क्या फायदा हुआ भाई? बात अपन कर रहे हैं विदेशी विनिमय में सुधार की, और अवमूल्यन कर दिया तो विदेशी विनिमय में सुधार कैसे हो जाएगा इसे? तो आप इसको याद रखना, अवमूल्यन करने से देश के निर्यात बढ़ते हैं और आयात क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जब निर्यात बढ़ेंगे तो देश जेब में पैसा आएगा, और आयात कम हो जाएंगे इसका मतलब जेब से पैसा निकलेगा कम। तो विदेशी विनिमय में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं? अब बात यह है कि अवमूल्यन करने से निर्यात कैसे बढ़ जाएंगे भाई? वही कोई रटी रटाई बात है ही नहीं कि आपको इसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कि अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ते हैं क्या एक्चुअल में, आपको देखना पड़ेगा। देखो ये अपने ये मान लेते हैं कि अमेरिका और भारत का व्यापार हो रहा है, क्लियर यहां तक? अमेरिका के लोगों को भारत की वस्तुएं बहुत पसंद है अमेरिका के लोगों को क्या है? भारत की वस्तुएं बहुत पसंद है। वो भारत से ही वस्तुएं खरीदना चाहते हैं कि साहब वस्तुएं तो अपने कौन सी चाहिए? इंडिया की चाहिए। अब इंडिया की वस्तु लेनी है तो एक्सचेंज रेट ये है, तो इसका मतलब वो वस्तु 70 रुपए में आ रही है। समझ गए? यहां तक 70 रुपए में आ रही है, तो 70 रुपए की वस्तु कितने में खरीद रहा है वो? $1। या ये मान लो कि वो वस्तु खरीदने के लिए $1 दे रहा है, तो कितने रुपए आ गए? 70 रुपए आ गए। अब भारत ने क्या कर दिया? अवमूल्यन कर दिया। तो $1 से उनको कितने मिल रहे हैं अभी? 75 रुपए। 70 रुपए में वो वस्तु खरीद ली, 5 रुपए बच गए उनके पास। तो बताओ निर्यात सस्ते हुए कि नहीं हुए भाई? पहले $1 से 70 रुपए मिल रहे थे, अब $1 से क्या मिल रहे हैं? 75 रुपए मिल रहे हैं। तो अमेरिका के लोगों को भारत से वस्तु खरीदना सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? सस्ता हो गया ना, तो उनको फायदा हुआ कि नुकसान है? फायदा हो गया। तो भारत से ज्यादा खरीदेंगे कि साहब सस्ता होगा, देखो सस्ता हो गया तो वो और ज्यादा खरीदेंगे, तो इससे और ज्यादा खरीदेंगे तो भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अवमूल्यन करने से देश के निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं, और सस्ते होने से देश के निर्यात बढ़ जाते हैं। और अवमूल्यन करने से आयात महंगे हो जाते हैं, क्योंकि पहले आयात का मतलब होता है कि अपने देश के लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं, वही तो आयात हुआ ना। पहले अपने वाले लोग ये 70 रुपए में $1 खरीद लेते थे, क्लियर तक? अब $1 खरीदने के लिए 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अवमूल्यन कर दिया। तो इसका मतलब जो वस्तु 70 रुपए में आ रही थी अमेरिका से, अब वो वस्तु कितने में आएगी? 75 रुपए में आएगी। तो अवमूल्यन करने से आयात महंगा हुआ कि नहीं हुआ? और जब चीजें महंगी होगी तो भारत के लोग कहेंगे अमेरिका से तो कौन खरीदना, आपने ये ले लो काम में, क्योंकि अमेरिका की वस्तु क्या होगी? महंगी होगी। 70 रुपए में आ रही थी, अब कितने देने पड़ रहे हैं? 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अवमूल्यन करने से फायदा क्या हुआ? निर्यात बढ़ जाएंगे, आयात क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपको पता है निर्यात बढ़ते हैं तो देश की जेब में पैसा आएगा, और आयात कम हो गए तो जेब से पैसा निकल रहा है कम। तो देश के लिए अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? तो इसको सुधारना है तो चाहते हैं अपन, तो इसके लिए क्या किया गया? अवमूल्यन कर दिया। तो प्रश्न आ जाए कि मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? 1900। हालांकि 1949 में भी मुद्रा का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन किया था, 1991 में भी अवमूल्यन किया था। फिर लिखो आगे, लिखाऊं क्या? टाइम हो गया क्या? 1 मिनट।